बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पाठ 18। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्लई के ऊपर लिखा गया ये पाठ है। हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई। ये पाठ वास्तव में एक साक्षात्कार है, जिस साक्षात्कार को विनीता पांडे नाम की लेखिका पत्रकार ने धनराज पिल्लई से 35 वर्ष की उम्र में लिया था। तो उनके पूरे जीवन पर आधारित ये साक्षात्कार उन्होंने उनसे लिया था। तमाम सवाल पूछे थे जिसका जवाब उन्होंने दिया। उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाई थी, किस कारण से वो तुनक मिजाज हो गए। तुनक मिजाज शब्द का जो मतलब होता है बच्चों, वो ये है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा दिखाना, चिड़चिड़ा जाना। तो बहुत ही आर्थिक परेशानियों से जूझे थे वे, लेकिन जुझारू थे, परिश्रम करना जानते थे। बहुत परिस्थितियां खराब थी उनकी, लेकिन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई। यही सारे जीवन की जो उनकी परिस्थितियां थी, इन सभी चीज के बारे में एक बार विनीता पांडे ने आमने सामने बैठकर एक साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू जिसको कहते हैं। आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, किसी मेहमान को बुला करके उससे तमाम सवाल किए जाते हैं, वो अपना जवाब देते हैं। तो ये आमने सामने बैठकर सवाल जवाब जो करना है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो ये पाठ ही पूरा साक्षात्कार है, यानी उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है कि धनराज पिल्लई ने अपने बारे में क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया। ये पूरा ही वर्णन इसमें है। और विनीता ने धनराज पिल्लई से पुणे की तंग गलियों से लेके मुंबई तक के सफ़र का सवाल पूछा। कैसे वो हॉकी खिलाड़ी बने, कैसे उनके पास कठिनाइयाँ थी। भाई हॉकी स्टिक नहीं थी, मांग मांग कर खेलते थे। भाई का चुनाव हुआ, उसके बाद उनको भाई की स्टिक मिली। तो इस तरीके से जीवन की जो कठिनाइयाँ थी, उस सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो मैंने बहुत छोटी सी भूमिका आपको बताते हुए अपनी बात को मैं रख करके अब मैं पाठ पर आती हूँ और आपको पाठ पढ़ाती हूँ। साक्षात्कार है तो सवाल जवाब के साथ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, जिसको मैं पढ़ूंगी। विनीता कह के विनीता के द्वारा पूछा हुआ सवाल कहूँगी, फिर धनराज कह के धनराज का जवाब, और फिर उसकी व्याख्या करूँगी। तो मैं बढ़ती हूँ पाठ की तरफ और मैं अब पाठ को पढ़कर आपको समझाती हूँ। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई का धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। यानी कि जब धनराज पिल्लई 35 वर्ष की अवस्था में थे, उस समय का ये लिया हुआ साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है, यानी कि जो अंश पत्रकार उनसे सवाल जवाब करके छापा था, उसी का वर्णन यहाँ पे किया है। अब विनीता पहला सवाल धनराज पिल्लई से जो करती हैं वो है, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। ये सवाल विनीता ने धनराज से किया अपने पत्र में छापने के लिए। अब धनराज ने उसका क्या जवाब दिया वो सुनिए। धनराज ने कहा, बचपन मुश्किलों से भरा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि उनका जीवन जो था बहुत मुश्किलों में भरा हुआ था, बहुत कठिनाई से उन्होंने जीवन चलाया था।
उनके 2 भाई और थे जो हॉकी खेलते थे और उनको देखते देखते धनराज को भी हॉकी खेलने का शौक लग गया, चस्का लग गया। पर हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं थी मेरी। लेकिन हॉकी स्टिक खरीदना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि बहुत मुश्किलों में, बहुत आर्थिक तंगी में वो जीवन गुजार रहे थे और ऐसे में उनके लिए हॉकी स्टिक खरीदना आसान नहीं था। इसलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। इसलिए वो क्या करते थे, साथी मित्रों के पास जाते, उनके साथ खेलते, उधार मांगकर वो स्टिक से खेल के अपनी शौक पूरी करते। जाहिर है वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। अब ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों, कि अगर मेरे पास अपनी हॉकी स्टिक है तो मेरे साथ खेलने वाला अगर कोई दूसरा बच्चा है तो पहले हम ही खेलेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमारी है। और जब हम खेल के थकेंगे तो कहेंगे लोग तुम भी खेल लो। प्राय ऐसा ही होता है। तो सीधी सी बात, उन्होंने भी यही कहा कि साथियों के पास हॉकी स्टिक थी तो उधार मांग कर ये काम चला लेते थे, लेकिन जब वो खेल लेते थे तब इनको देते थे। जब वो खेल के थक जाते और उन्हें स्टिक रखनी पड़ी होती तो ये इन्हें पकड़ा देते कि लो खेल लो, उसी दौरान ये खेलना सीखते। जब वो खेल चुके होते, इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता और इसके लिए वो लड़ाई कर नहीं सकते थे, झगड़े कर नहीं सकते थे, अपना हक दिखा नहीं सकते थे। तो अपनी बारी का इंतजार तो उन्हें करना ही पड़ेगा। अपनी बारी का इंतजार वो करते रहते कि जब वो खेल लेगा तो मुझे देगा, और ऐसा ही होता था। खेल लेने के बाद जब वो पाते थे तो उस पर वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। उनके लिए ये एक तरीके से बहुत खुशी की बात थी कि एक तो भाई का चुनाव हुआ, वो अलग खुशी। दूसरी चीज, भाई का जब चुनाव हो गया तो उसकी स्टिक खाली हो गई, तो धनराज को वो स्टिक मिल गई खेलने के लिए, हॉकी स्टिक मिल गई। तो धनराज के लिए बहुत अच्छा अवसर था कि भाई का चुनाव हो गया और उनकी स्टिक इनको मिल गई। तब उसने मुझे अपनी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बेशकीमती थी। भाई की खेली हुई स्टिक पाकर भी धनराज को कम खुशी नहीं हुई। नई नहीं थी तो क्या, लेकिन भाई ने उसी से खेल के सीखा था और वो खाली उन्हें पूरे टाइम के लिए मिल गई। अभी तक बेशकीमती इसलिए थी कि वो दोस्तों के पास जाते तो वो उनसे स्टिक मांगते और खेलते, तो उन्हें बहुत थोड़े समय के लिए मिलती। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी अपनी स्टिक भाई की ही सही, पुरानी ही सही मिली, तो वो पूरे टाइम खेल सकते थे। तो उनके लिए वो बेशकीमती हो गई, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। चाहे जब सो के उठते, जब से सुबह चाहे 5 बजे, जब चाहते वो चले जाते। किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, सब कुछ था उनके साथ। तो उनके लिए वो बहुत बेशकीमती हो गई। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली। फिर धनराज ने विनीता को अपनी आगे की बात बताई कि उन्होंने पहली जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली वो कब खेली थी, 1985 में, 1985 मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था और उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 16 साल। यानी 16 साल की उम्र में उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली 1985 में, 1985 में मणिपुर में। तो वन वर्ड और शॉर्ट आंसर के लिए इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। आप पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, रेखांकित करते चलिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा, ताकि वो आपको अच्छे से आ जाए।
और याद हो जाए। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली पतली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भिड़ने की कोशिश कोई नहीं करता। अब धनराज ने अपना वर्णन किया कि मैं तो बहुत दुबला पतला, देखने में छोटा सा था, कदकाठी मेरी इतनी अच्छी आकर्षक नहीं थी कि लोग मुझे देख के डर जाएं, लेकिन योग्यता हो, कामयाबी हो आपके हाथ में, कर्मठ हो आप और योग्य हो, कर्मठ भी हो और योग्य भी हो, तो फिर सफलता निश्चित आपका कदम चूमेगी। तो उनकी दुबली पतली कदकाठी के बावजूद भी उनका ऐसा दबदबा था कि कोई उनके आगे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, परिश्रमी, कुछ भी हो जाए मेहनत करके अपने बल पर जीतूंगा। तो उन्होंने कहा मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी, मैदान में खेल के दौरान और कठिन जीवन के दौरान उन्हें बहुत जूझना पड़ा जिंदगी से। एक एक चीज को पाने के लिए जिंदगी के साथ उन्हें जूझना पड़ा, जूझने की स्थिति आ गई। तो उन्होंने कहा मैं बहुत जुझारू था, मैं हार मानने वाला कभी नहीं था, जिंदगी में भी और खेल में भी। तो मैं हमेशा कार्य को करता गया, अपनी कर्मठता के बल पर, अपनी ताकत के बल पे मैं करता जाता था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और उनकी कर्मठता का ही परिणाम था कि 1986 में उन्हें अब जूनियर टीम से निकाल के सीनियर टीम में कर दिया गया। अच्छा खेलते थे, बड़े भी हो चुके थे, तो उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया। मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। फिर इन्होंने तैयारी कर ली मुंबई आने की। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। अब दोनों भाई अवसर पा गए, दोनों भाइयों को मुंबई में खेलने की जगह मिल गई और दोनों भाई एक साथ मुंबई लीग की तरफ से खेले, बेहतरीन प्रदर्शन किया, खूब धूम मचाई और धीरे धीरे इसके चलते उनके अंदर एक और उम्मीद जग गई, एक और जोश आ गया, कार्य करने की और ललक बढ़ गई। 1988 में ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप का बुलावा जरूर आएगा, ये उन्होंने सोच लिया था। उन्हें ये लगा कि 1988 में जो ओलंपिक खेला जा रहा है उसमें उनका नाम निश्चित आएगा, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि भी हो गई थी, खेल भी अच्छा हो गया था, तो उनका बुलावा निश्चित आएगा, उन्हें लग रहा था, पर नहीं आया। अब खेल में तो इसे कहा ही जा सकता है, एक टीम बैठती है चुनाव के लिए, किसका चुनाव हो, क्या देखा जाए, तो उनका बुलावा नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था, यानी 57 खिलाड़ियों का चुनाव उस समय हुआ, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। मायूसी होना बिल्कुल सही बात है। हम अगर किसी चीज़ की उम्मीद लगाए रखें और वो चीज़ हमें ना मिले, हमें ये लगे कि ये चीज़ हमें नहीं मिल रही, तो दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उन्हें भी बहुत मायूसी हुई। मगर एक साल बाद ही 1986 में ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया और अंततः क्या हुआ कि ठीक एक साल के बाद 1986 में ऑलविन एशिया कप खेला जाने वाला था और उस ऑलविन एशिया कप के लिए उनका चुनाव हो गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी उन्होंने कहा तब से लेकर वो अंततः अपनी उम्र रहते तक जितनी अच्छी से वो खेल सकते थे वो लगातार खेलते रहे।
तो अब देखिए, ये तो उन्होंने विनीता के पहले सवाल का इतना जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा था कि पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। इस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो उनका प्रश्न ये था, तो उसका उत्तर तो निश्चित थोड़ा बड़ा होगा। तो उन्होंने जीवन की कठिनाइयों की चर्चा करते हुए, किस किस दौर से गुजरते हुए कैसे हॉकी स्टिक पाए, कब कब उनका चुनाव हुआ, कहाँ कहाँ से हुए, 1986 तक के सफ़र का वर्णन विनीता के इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दिया। अब विनीता ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? अब विनीता ने उनके स्कूलिंग के बारे में पूछा कि विद्यार्थी जीवन आपका कैसा था, स्कूल के बारे में मुझे कुछ बताइए कि स्कूल के दिनों में आप क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे। आप अपनी योग्यता के बारे में, विद्यार्थी जीवन की योग्यता के बारे में बताइए। तो धनराज ने जब प्रश्न सुना तो थोड़ा सा रुक के वो जवाब क्या देते हैं, सुनिए। मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, उन्होंने कहा। सबसे पहला ही उत्तर उन्होंने शुरू ही कहाँ से किया कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। क्या बताते विद्यार्थी जीवन, पढ़ने में वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने शुरू ही करके कहा कि मैं पढ़ने में बिल्कुल फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, यानी मैंने किसी तरह 10वीं तक की पढ़ाई की, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। अब 10वीं के बाद पढ़ाई करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया, क्योंकि वो पढ़ने में शुरू से कमज़ोर थे। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। धनराज पिल्लई को ये लगने लगा कि अगर किसी कारण से खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता कि वो खिलाड़ी न होते, तो संभवतः वो 10 पास हो करके, किसी तरह 10 पास करके वो चपरासी की नौकरी भी न पाते, तो मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। उन्होंने कहा कि ये सही है कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, और अच्छी नहीं थी तो शायद मुझे अगर खेल में महारत हासिल न होती तो मैं जीवन में कुछ न कर पाता, चपरासी की नौकरी भी मेरे लिए कठिन हो जाती। लेकिन बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स कहलाने में भले वो पीछे रह गए हों, लेकिन अगर उन्हें बैचलर ऑफ हॉकी की उपाधि दे दी जाए तो वो अपने में गलत नहीं होगी, यानी कि उन्हें हॉकी में बैचलर की डिग्री मिली थी, ये मान लिया जाए तो कोई झूठ नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी रहकर धनराज ने हॉकी में जितना परिश्रम किया, जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनके लिए वो बैचलर की डिग्री से कम नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि मुझे बैचलर ऑफ हॉकी कह दिया जाए तो संभवतः वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो मेरे लिए बिल्कुल उचित होगा। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि और मेरे जीवन की जो आगे की गाड़ी चली, यदि उस पर विचार किया जाए तो अगर उस आधार पर मुझे कहा जाए तो मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं, यानी उसमें मुझे मास्टर की डिग्री भी मिल गई। कहने का मतलब हर तरह से मैं अपने खेल के अलावा पढ़ाई में किसी तरह से भी मैं उतना मजबूत नहीं था जिसमें मैं बैचलर या मास्टर की डिग्री लेकर अपने आप को कहीं खड़ा कर सकता। तो उन्होंने कहा
कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो हॉकी से ही प्राप्त हुआ। हॉकी के कारण ही मैंने जीवन में सफलता प्राप्त की, नाम कमाया, धन कमाया, सब कुछ हुआ। तो ये उनका दूसरे सवाल का उत्तर धनराज ने दिया। पत्रकार विनीता के दूसरे सवाल का उत्तर धनराज ने दिया। उसके बाद पत्रकार विनीता ने तीसरा सवाल पूछा। तो तीसरा सवाल है, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विनीता ने पूछा कि आप बहुत तुनक मिजाज हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, तुनक मिजाज मतलब छोटी छोटी बात पे नाराज होने वाला, उखड़ जाने वाला। तो उन्होंने कहा कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक तो इतने क्रोध में आ जाते हैं कि मारपीट की भी नौबत आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो उन्होंने आगे क्या कहा? धनराज ने प्रश्न जब सुन लिया तो उसका उत्तर दिया। धनराज ने कहा, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब विनीता ने उनसे पूछा कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं और बात बात पे आप इतने क्रोधित हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने पूरी बात अपनी बताई कि इस बात का जो संबंध है वो उनके बचपन से जुड़ा था। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने वाला इंसान हूँ। उन्होंने अपनी बात का उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष पड़ा है। उन्हें अपनी माँ की बात की, खुद की बात की और कहा कि मैंने हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है। माँ ने हम लोगों को पालने, बड़ा करने और यहाँ तक पहुँचाने में जितना संघर्ष किया है जीवन से, उस संघर्ष को मैंने देखा है। मेरी इस तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरी इस तुनक मिजाजी, मेरी छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। लेकिन मैं किसी भी चीज़ को घटा बढ़ा के बताने वालों में से नहीं हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसकी अच्छाई, और जो मुझे बताता है बुरा लगता है उसकी बुराई करने में मैं जरा भी नहीं हिचकता। जेहन में जो आता है, दिमाग में, सोच में जो आता है, सीधे सीधे कह डालता हूँ। यानी उन्होंने कहा कि मेरे मन और मस्तिष्क में जो चीज़ें आती हैं, जो मुझे सोच में समझ में आती हैं, मैं सब कुछ वो कह देता हूँ। और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। उन्होंने कहा बात करते करते मैं बातों को छिपाना नहीं जानता, मुझे नहीं पता बातों को छिपाना। तो मैं जो भी मुंह में आता है, मेरे मन में उस समय जो चलता रहता है, बिना लाग लपेट के मैं सारी चीज़ें कह देता हूँ। लेकिन उसकी स्थिति यही होती है कि कभी कभी मुझे खुद ये लगने लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। पछताना पड़ता था उनको। उन्हें ये नहीं समझ में आता था कि वो इसको कहे तो ये उचित है अथवा नहीं है। तो उन्हें बहुत बार पछतावे की भी अनुभूति होती थी। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाता हूँ। गुस्से की वजह बहुत सारी होती हैं। स्वभाव बनना भी बिना वजह नहीं होता, क्योंकि जीवन भर उन्होंने आर्थिक तंगी उठाई थी। जीवन भर वो दूसरों की हॉकी स्टिक मांग कर खेलते थे। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि आप खेलने जाइए बड़े शौक से और आपका दोस्त आपको बैट या हॉकी स्टिक या बैडमिंटन न दे। उस समय आपका मन कैसा दुखी हो जाएगा कि काश मेरे पास होता तो मैं भी पूरे टाइम खेलता। और उसमें आपको अपनी प्रतीक्षा करनी पड़े कि मैं इंतज़ार करूं अपनी बारी का। तो धीरे धीरे उनके अंदर जो एक कुढ़न थी, जो परेशानी थी, वो एक तरीके से क्रोध में बदलती गई। तो वो अपने गुस्से पर काबू पाना उनका कम हो गया
यही कारण था कि वो कभी कभी आक्रामक भी हो जाते थे। तो मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और लोगों को भी जैसे मुझे उकसाने में मज़ा आता है। अब आप भी अगर जान जाएंगे किसी को कि वो किस तरह से व्यक्ति है और आपको लगने लगेगा कि ये बड़ा क्रोधित है, तो आपको उसे चिढ़ाने परेशान करने में मज़ा आएगी, तो आप क्या करेंगे, उसे उकसाने की कोशिश करेंगे। और उकसाने पर अगर बच्चा थोड़ा सा भी समझदार नहीं है तो वो क्रोधित हो जाता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा कि मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। वही बात जो मैं आपको समझा रही थी वही आगे कहा है इन्होंने कि ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उन्हें जुझारू होना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी, उन्हें हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ा। सब कुछ की क्षमता होते हुए उनके पास आर्थिक कठिनाई थी, चीज़ें नहीं थी, नहीं तो जहाँ वो बाद में पहुँचे वहाँ बहुत पहले पहुँच गए होते। वो तो भाई का चुनाव हो जाने के बाद उन्हें हॉकी स्टिक मिल गई कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल गया, तो चिड़चिड़ा हो जाना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। पर साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। उन्होंने कहा मैं चिड़चिड़ा जाता हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आती है, क्रोध जल्दी आता है, लेकिन मैं भावुक भी बहुत हूँ, मुझे दुख भी बहुत जल्दी होता है, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि दूसरों की तकलीफ भी मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि मैंने जीवन भर तकलीफ में समय व्यतीत किया है और ऐसी तकलीफ में रहते हुए मैं कष्ट को समझता हूँ, तो मैं बहुत भावुक हूँ। मैं जब कभी किसी दूसरे को कष्ट में देखता हूँ तो मुझसे वो देखा नहीं जाता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। उन्हें लगा कि उन्हें अपने दोस्तों और अपने माता पिता का बहुत एहसान मानना चाहिए, कद्र करते थे, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर वो बाद में खड़े हुए। दोस्तों ने भले उन्हें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, भले उन्हें इंतज़ार करना पड़ा हो, परिवार की तरफ से भले बाई के सिलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद उन्हें स्टिक मिली हो, लेकिन परिस्थितियों को वो समझते थे, इसलिए वो अपने मित्रों और अपने परिवार की बहुत कद्र करते थे। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। कितनी अच्छी बात है। धनराज पिल्लै ने कहा कि मुझसे अगर कभी कोई गलती हो जाती थी तो मैं माफ़ी मांगने में कभी पीछे नहीं हटता था। तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है बच्चों, कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो आपको अपने जीवन में किसी से भी माफ़ी मांगने में झिझक नहीं होनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं बनता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। सामने वाले की नज़रों में उसका स्थान और ऊंचा हो जाता है। उसके मन में ये आता है कि हमारे सामने इसने अपनी गलती को महसूस किया, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो यही उन्होंने कहा कि मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? हमारे लिए हमारे परिवार की बहुत अहमियत होती है। तो अगर हमारे लिए हमारे परिवार की अहमियत है तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए माफ़ी मांगने पर। कभी कोई स्थिति बने परिवार में, बड़ों से, मित्रों से, आप अगर माफ़ी मांगेंगे तो आपका बड़प्पन और बढ़ेगा, न कि घटेगा। तो यही उन्होंने कहा। तो विनीता ने उनसे अगला सवाल किया कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपके परिवार की क्या अहमियत है? तो इसका उत्तर बताने के पूर्व मैं आपको ये बताऊं कि धनराज ने अपने कठिन समय को किस तरह गुजारा, किस तरह बिताया। तो विनीता के इस सवाल का उत्तर उन्होंने दिया,
आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो धनराज ने कहा, सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। माँ ने जो कष्ट सके उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरणा अपनी माँ से मिली थी। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। माँ ने अच्छा संस्कार दिया था, समझ दी थी, उन्हें चलना सिखाया था, कठिनाइयों से जूझना सिखाया था, जुझारू व्यक्तित्व बनाया था। तो उन्होंने कहा कि माँ की कदर मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कहीं रहूँ, बिना माँ से बात किए मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये अपने में माँ के प्रति एक प्रेम है। उन्होंने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालना सिखाया। प्रसिद्धि मिल जाने पे विनम्रता न हो तो वो बड़प्पन किसी काम का नहीं होता। और अगर आपको प्रसिद्धि मिल जाए और विनम्रता भी आपके अंदर हो तो आपका बड़प्पन दुगना हो जाएगा, लोग आपको 4 गुना सम्मान ज़्यादा देंगे। तो प्रसिद्धि और विनम्रता दोनों का साथ साथ होना ही जो है वो बहुत बड़ा कारण होता है किसी को बड़ा बनाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें उन्हें माँ से मिली थी कि प्रसिद्धि और विनम्रता दोनों उनके अंदर थी। यद्यपि वो जुझारू थे तो तुनक मिजाज थे, आक्रामक थे, लेकिन वो प्रसिद्धि के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार किसी के साथ नहीं करते थे। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। उन्होंने अपनी भाभी का भी सम्मान करते हुए कहा कि मेरी माँ के साथ साथ मेरी भाभी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही और उन्होंने भी इस मार्ग तक, लक्ष्य को प्राप्त करने तक उन्हें बहुत सहयोग किया, बहुत कुछ सिखाया। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप अपनी पुस्तक में एक निशान लगा लीजिए। पाठ थोड़ा सा बड़ा है तो एक वीडियो में नहीं हो सकता, तो मैं इसको आगे के अंश को आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी और तब तक आप इस पाठ के इतने अंश को दोहराइए और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में इसी पाठ के दूसरे भाग को लेकर।